या ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के केस में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के केस में ना ओनरशिप का ट्रांसफर होना जरूरी है। सर क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई ओनरशिप जहाँ पे रहेगा रिस्क वहाँ पे रहेगा, जहाँ जहाँ पे ओनरशिप रहेगा वहाँ वहाँ पे रिस्क रहेगा। द जनरल रूल इज रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। जहाँ पे ओनरशिप रहेगा ना वहाँ पे रिस्क रहेगा। ठीक है, तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल्स टू इम्प्लाइज पासिंग ऑफ द ओनरशिप। इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, अगर ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो गया तो लॉ कहता है कि वह रिस्क भी किसका हो जाएगा? बायर का हो जाएगा, एंड नॉट ऑफ द सेलर। दो द दो द गुड में स्टिल इन द सेलर्स पोजेशन। एग्जाम्पल, मैंने लैपटॉप बेचा था रिया को, ठीक है, अब ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है। ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है बेटा जी, अभी गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है। ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है लेकिन गुड्स की डिलीवरी अभी नहीं हुई है, गुड्स का पोजीशन अभी भी सेलर के पास ही है। सर रिस्क किसका? तो लॉ कहता है कि भाई ओनरशिप किसके, रिस्क किसके साथ ट्रांसफर होता है? ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होता है। ओनरशिप किसके पास जा चुका है? रिया के पास जा चुका है, तो रिस्क भी किसका हो जाएगा? रिया का हो जाएगा। ठीक है, इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर, द रिस्क इन द गुड सोल्ड इज ऑफ द बायर एंड नॉट ऑफ द सेलर, दो द गुड्स में स्टिल इन द सेलर्स पोजीशन। दूसरा क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, सर रिया को मैंने लैपटॉप सेल कर दिया था, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, रिया ने मेरे को पेमेंट भी कर दिया है, पेमेंट डन है, ओनरशिप डन है, पेमेंट भी डन है, ओनरशिप भी डन है ना? गुड्स की डिलीवरी अभी मेरे पास है। बताओ रिस्क किसका? रिस्क किसका? रिस्क किसका? अरे ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है ना, तो रिस्क किसका हो जाएगा? रिया का हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, पेमेंट अभी नहीं हुआ है और गुड्स की डिलीवरी भी नहीं हुई है। ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, गुड्स की पेमेंट अभी नहीं हुई है और गुड्स की डिलीवरी भी नहीं हुई है। रिस्क किसका? रिस्क किसका? रिया का, बायर का। कैसे? कैसे भाई? ओनरशिप क्या हो चुका है? ट्रांसफर हो चुका है। रूल क्या कहता है? लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है ना कि भैया ओनरशिप ट्रांसफर हो गया ना तो रिस्क उसका। गुड्स का अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, भले ही अभी पेमेंट नहीं हुआ है, भले ही गुड्स की डिलीवरी अभी नहीं हुई है, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है ना बेटा, तो रिस्क भी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म। दिस इज एन जनरल रूल। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 19 पे, है ना? सेक्शन नंबर 19 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है? ये तो समझ में आ रहा है कि सर रिस्क के साथ ओनरशिप के साथ रिस्क घूमता है। ओनरशिप जहां पे जाएगा रिस्क वहीं पे जाएगा। लेकिन ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? पेमेंट करने के बाद ट्रांसफर होगा, डिलीवरी करने के बाद ट्रांसफर होगा। कब होगा? कैसे पता चलेगा कि भैया इसके साथ इसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है? कब होगा ट्रांसफर? ये सवाल है। इसका जवाब सेक्शन नंबर 19 कहता है कि भैया जब बायर चाहेगा, जब बायर और सेलर चाहेंगे, जब बायर और सेलर चाहेंगे तब गुड्स का वो क्या करेंगे? ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे। when the parties to the contract intend it to be transferred, इंटेंट, उनकी इंटेंशन को देखेंगे कि भाई ओनरशिप ट्रांसफर करना कब चाहते हैं। ठीक है, उसके उनके इंटेंशन से ओनरशिप क्या होगा? ट्रांसफर होगा। उनके इंटेंशन से क्या होगा भाई? ओनरशिप ट्रांसफर होगा। सर अब इंटेंशन कैसे पता चलेगा? हाँ, इंटेंशन कैसे पता चलेगा? कैसे पता लगेगा कि भाई कौन किसके दिमाग में क्या चल रहा है? तो इंटेंशन पता करने के लिए हम तीन जगह जाएंगे। कहाँ पे? तीन जगह जाएंगे। कहाँ पे? टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को देख के हम इंटेंशन पता करेंगे, या फिर पार्टीज के कंडक्ट को देख के हम इंटेंशन पता करेंगे, या फिर सर्कमस्टेंस ऑफ द केस को देख के, यानी कि हो सकता है केस टू केस डिपेंड करेगा, सर्कमस्टेंस ऑफ द केस के हिसाब से हम क्या करेंगे? इंटेंशन को क्या करेंगे? पता करेंगे, है ना? तो सेक्शन नंबर 19 सिंपली टॉक्स अबाउट कि भैया ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? जब पार्टी चाहेगा तब, जब पार्टी का इंटेंशन होगा, जब पार्टीज का इंटेंशन होगा, बोथ सेलर का और बायर का इंटेंशन जब होगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगा। सर अब इनके इंटेंशन को हम कैसे पता करेंगे? तो लॉ कहता है अगर इनके इंटेंशन को जानना है ना तो तुमको तीन जगह जाना पड़ेगा। तीन जगह जाना पड़ेगा, मतलब तीन चीज को देखना पड़ेगा। पहला, कॉन्ट्रैक्ट को देखो भाई, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इनके इंटेंशन को हम पता करेंगे। दूसरा,
कंडक्ट ऑफ द पार्टीज को देखो भाई, पार्टीज के कंडक्ट के हिसाब से हम उनका इंटेंशन पता करेंगे। तीसरा सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, भाई डिपेंड करेगा, केस टू केस डिपेंड करेगा कि भैया उनका इंटेंशन क्या है। ठीक है सर, इन तीन चीजों से भी हमें इनका इंटेंशन पता नहीं चल रहा है। इन तीन चीज पे हम लोग गए, हमें इनका इंटेंशन पता नहीं चला, तो अब हम मूव ऑन करेंगे सेक्शन नंबर 20 से लेकर सेक्शन नंबर 24 तक। सेक्शन नंबर 20 से लेकर सेक्शन नंबर 24 में बोल दिया कि भैया कौन सा गुड्स में कब ओनरशिप ट्रांसफर होगा, है ना। अब सेक्शन नंबर 20 से लेकर सेक्शन नंबर 24 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है, अगर आप स्पेसिफिक गुड्स को सेल कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, स्पेसिफिक गुड्स को सेल कर रहे हो, अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से स्पेसिफिक गुड्स को आप सेल कर रहे हो, एंड द गुड्स इज इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स क्या है, डिलीवरेबल स्टेट पे है। स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या है ना, अब गुड्स पूरा आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आपने कहा कि भाई मेरे को तो यही गुड्स चाहिए। स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या है ना, से फॉर एग्जांपल मेरे को ये पेन दिखा मेरे को ये पेन दिखा, मैंने इसको आइडेंटिफाई किया और एग्री भी किया। स्पेसिफिक गुड्स मतलब क्या ना, मैंने आइडेंटिफाई भी किया और एग्री भी किया एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा भाई मेरे को यही गुड्स चाहिए, मुझे यही गुड्स चाहिए, दिस इज एन स्पेसिफिक गुड्स। जैसे मैंने ये माइक मंगाया था ना, तो मैंने क्या करा, जैसे मैंने ये माइक मंगाया था तो मैंने क्या किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम इसको आइडेंटिफाई भी किया, इसको आइडेंटिफाई भी किया और इसको एग्री भी किया, भाई मेरे को यही चाहिए, यही वाला माइक चाहिए। दिस इज एन स्पेसिफिक गुड्स, दिस इज एन स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक गुड इज एन गुड व्हिच हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दिस इज नोन एज स्पेसिफिक गुड्स, है ना। सो कहाँ पे था मैं, स्पेसिफिक गुड्स में था। गुड्स स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट पे। डिलीवरेबल स्टेट में मतलब क्या भाई, सब कुछ तैयार हो चुका है ना। डिलीवरेबल स्टेट में ऐसे सिचुएशन में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, तो लॉ कहता है जब कॉन्ट्रैक्ट बनाना उसी टाइम ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। भले ही पेमेंट नहीं हुई है, गुड्स की डिलीवरी अभी नहीं हुई है, पेमेंट भी नहीं हुई है और गुड्स की डिलीवरी भी नहीं हुई है, उस गुड्स में अभी पेमेंट भी नहीं हुई है, पेमेंट पेंडिंग है, डिलीवरी भी पेंडिंग है ना। लेकिन अगर ओनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बायर और सेलर के बीच में, तो ओनरशिप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। So when there is an unconditional contract of sales for specific goods and the goods are in deliverable state, गुड किसमें है, डिलीवरेबल स्टेट में, मतलब अब तैयार है, ले जाने के लिए तैयार है, एकदम बिल्कुल तैयारी, डिलीवरेबल स्टेट में है। तो ऐसे में बोलता है लॉ कि भैया जैसे इन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बायर और सेलर के बीच में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओनरशिप क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अभी भले ही पेमेंट नहीं हुआ है, डिलीवरी भी नहीं हुई है गुड्स की, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, खत्म। This is section number 20. Section number 21 talks about specific goods to be put into a deliverable state. सुनो, ये अभी के लिए मान के चलो फोन, ये है, मैं फोन लेने गया, ये स्पेसिफिक गुड से मैंने एग्री भी किया, आइडेंटिफाई भी किया, भाई मेरे को यही चाहिए, यही फोन चाहिए। फोन नहीं है, पेड है ना। मैंने कहा कि भाई यही पेड चाहिए मुझे, ये स्पेसिफिक गुड्स हो गया। अब ये डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, क्यों मैं बता रहा हूँ, अरे इसमें कवर लगना बाकी है ना, कवर अभी नहीं लगी हुई इसमें, इसमें टेम्पर भी नहीं लगी हुई। भैया गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में कब आएगा, जब आप कवर लगा दोगे, जब आप इसमें टेम्पर लगा दोगे, अब गुड्स क्या हो जाएगा, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएगा क्या। आंसर इज यस सर, स्पेसिफिक गुड्स है, अभी डिलीवरेबल स्टेट पे नहीं है, तो ओनरशिप ट्रांसफर कब होगा, ऐसे गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर कब होगा, तो लॉ कहता है ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू द बायर व्हेन द गुड्स आर पुट इनटू एन डिलीवरेबल स्टेट। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, जब मैं इस गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आऊंगा। अब डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्पर लगाऊंगा, कवर लगाऊंगा, टेम्पर कवर लगाने के बाद गुड्स अब किस में आ गया है, डिलीवरेबल स्टेट पे आ गया है। जैसे ही वो डिलीवरेबल स्टेट पे आ जाएगा ना, इस गुड्स का ओनरशिप क्या हो जाएगा, सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन 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 आप गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आए, और डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने के बाद आपको एक बार बायर को क्या कर देना है, नोटिस दे देना है। आप गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लेके आए, डिलीवरेबल स्टेट में लेके आने के बाद बायर को एक बार आपने नोटिस दे दिया, जैसे ही आप बायर को नोटिस दे दोगे ना, उसी टाइम क्या हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, किसके पास, बायर के पास। तो सिंपल है। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू एन डिलीवरेबल स्टेट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द गुड्स आर नॉट इन एन डिलीवरेबल स्टेट,
The ownership will be transferred to the buyer when the goods are put into a deliverable state and the buyer has notice thereof. ठीक है, this is section number 21. Section number 22. Next, section number 22. Specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything there in order to ascertain the price. Contract for sale of specific goods in a deliverable state, but the seller is bound to weight, measure and test for the purpose of ascertaining the price. क्या कहता है ना, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी है, लेकिन भैया जी प्राइस फिक्स नहीं हो रहा है, इसका प्राइस कितना है पता नहीं है। गुड्स स्पेसिफिक में भी, स्पेसिफिक गुड्स है, डिलीवरेबल स्टेट में भी, सब कुछ बन के तैयार है, लेकिन इसमें ना अभी हम प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो प्राइस डिसाइड करने के लिए ना सेलर को 3 चीज करना जरूरी है, या तो भाई वो वेट करना, या तो मेजरमेंट करना, या तो टेस्ट करना। इन 3 चीज करने के बाद ही सेलर क्या कर पाएगा, प्राइस को एसर्टेन कर पाएगा। प्राइस सेलर बोल पाएगा कि भैया गुड्स का प्राइस 20 रुपया है, 50 रुपया है, 100 रुपया है, 200 रुपया है, 500 रुपया, 1000 रुपया है, 2000, 3000, 5000 रुपया, तभी सेलर क्या कर पाएगा, प्राइस बता पाएगा। देन ऐसे सिचुएशन में बायर के पास ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, तो लॉ कहता है जैसे ही सेलर उस गुड्स को वेट, मेजरमेंट या टेस्ट कर लेगा, जिससे ही गुड्स को वेट करेगा, मेजरमेंट करेगा, फिर टेस्ट करेगा, है ना। अब वेट किया, मेजरमेंट किया, टेस्ट किया, अब वेट करने के बाद उसको पता चल गया ना कि भाई प्राइस इसका इतना होने वाला है ना। तो वेट करेगा, मेजरमेंट करेगा, टेस्ट करेगा, और ये करने के बाद जैसे ही वो बायर को नोटिस दे देगा ना, बायर को नोटिस देने के बाद ओनरशिप क्या हो जाएगा, उस पर ट्रांसफर हो जाएगा। The property does not pass until such act or thing is done and the buyer is notice thereof. So contract for sale of specific goods that is in deliverable state, but the seller is bound to weight, measures and test for the purpose of ascertaining the price. Price को ascertain करने के लिए अभी seller को क्या करना जरूरी है, weight, measurement और test करना जरूरी है। 3 चीज करेगा तभी क्या होगा, प्राइस ascertain होगा। देन ऐसे सिचुएशन में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, तो लॉ कहता है जैसे ही सेलर वेट, मेजरमेंट और टेस्ट कर लेगा, वेट, मेजरमेंट, टेस्ट करने के बाद क्या हो गया भाई, प्राइस पता चल गया कि भैया इस गुड्स का प्राइस कितना है, देन वो बायर को नोटिस दे देगा। बायर को नोटिस देने के बाद ओनरशिप इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। जैसे सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22, अब आते हैं सेक्शन नंबर, पहले 18 पे आएंगे, फिर सेक्शन नंबर 23 पे आएंगे, फिर सेक्शन नंबर 24 पे आएंगे। सेक्शन नंबर 18 किसके बारे में बात करता है, अनसर्टेन गुड्स के बारे में बात करते हैं। सर अनसर्टेन गुड्स के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, तो बोलता है अनसर्टेन गुड्स के केस में ओनरशिप जब आप गुड्स को असर्टेन कर लोगे, जब आप गुड्स को असर्टेन कर लोगे, ओनरशिप क्या हो जाएगा, तब ट्रांसफर हो जाएगा। व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, नो प्रॉपर्टी इन द गुड इज ट्रांसफर टू द बायर अनलेस एंड अंटिल द गुड्स आर असर्टेन। जब तक आप गुड्स को असर्टेन नहीं करोगे, जब तक आप गुड्स को असर्टेन नहीं करोगे, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, है ना। अब सर इस गुड्स को, इस अनसर्टेन गुड्स को हम असर्टेन कैसे करेंगे, कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 23 में लिखा हुआ है, सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएशन। फॉर द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स देयर मस्ट बी एन अनकंडीशनली एप्रोप्रिएटेड। अगर आप अनसर्टेन गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर करना चाहते हो ना, तो क्या होना जरूरी है, गुड्स को एप्रोप्रिएट करना जरूरी है। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, बहुत सारे अनसर्टेन गुड्स मतलब क्या, आपने उसको भी आइडेंटिफाई नहीं किया, एग्री भी नहीं किया है, तो अनसर्टेन गुड्स है ना। अनसर्टेन गुड्स मतलब बहुत सारा गुड्स है, बहुत सारे गुड्स में से कुछ गुड्स में आपको ओनरशिप ट्रांसफर करना है। से फॉर एग्जांपल एक गोदाउन में 10,000 गुड्स है, अब उस 10,000 गुड में से आपको 400 गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर करना है। अनसर्टेन गुड्स है, उन अनसर्टेन गुड में से 400 गुड्स का ओनरशिप आपको ट्रांसफर करना है। तो सर कैसे करोगे ओनरशिप ट्रांसफर, तो लॉ कहता है ना, उन 10,000 गुड्स में से पहले 400 गुड्स को एप्रोप्रिएट करोगे,
10,000 गुड्स जो गोडाउन में रखा हुआ है, वहां से 400 गुड्स आप क्या करोगे, निकालोगे, अप्रोप्रिएट करोगे। 400 गुड्स को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करना मतलब क्या, अप्रोप्रिएट करना। अगर उसमें उसका ओनरशिप ट्रांसफर करना है, अनसर्टेन गुड्स का ओनरशिप अगर आपको ट्रांसफर करना है, तो बहुत सारे गुड्स में से 10,000 गुड्स में से इन 400 गुड्स को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करके बाहर निकालोगे, अप्रोप्रिएट करोगे, है ना। अप्रोप्रिएट करने के बाद ओनरशिप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतना ही है। अब बाकी जो 23 में लिखा हुआ है ना, एप्रोप्रिएशन का रूल लिखा हुआ है। एप्रोप्रिएशन कैसे हो सकता है, तो एप्रोप्रिएशन बायर भी कर सकता है, सेलर भी कर सकता है। बायर करेगा तो सेलर से पूछेगा, सेलर करेगा तो बायर से पूछेगा, है ना, है ना। ये जो कंसेंट है, कंसेंट जो है ना, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। कंसेंट जो है एप्रोप्रिएशन करने से पहले भी दिया जा सकता है, बाद में भी दिया जा सकता है ना। गुड्स किस पे हो जाना चाहिए, एप्रोप्रिएट करने के बाद गुड्स किस पे होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, और गुड्स किसके साथ मैच होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होना चाहिए। तब जाके ओनरशिप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बस इतना ही, है ना। सर इसको याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भाई गुड्स को अनकंडीशनली अप्रोप्रिएट करना है। ठीक है। अप्रोप्रिएशन कैसे होगा भाई, सेलर और बायर दोनों कर सकते हैं। बायर करेगा तो सेलर से पूछेगा, सेलर करेगा तो बायर से पूछेगा। कंसेंट कैसे लेगा, तो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। कंसेंट आप अप्रोप्रिएशन से पहले भी ले सकते हो, अप्रोप्रिएशन के बाद भी ले सकते हो। ठीक है। गुड्स किस में होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। अप्रोप्रिएट हो जाने के बाद गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट पे लेके आओ। डिलीवरेबल स्टेट पे लेके आने के बाद चेक करो कि जो गुड्स है वो क्या डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट पे आ गया, गुड्स डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हुआ है, अब क्या हो गया भाई, अब गुड्स क्या हो जाएगा, अब गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। अब अनसर्टेन गुड्स का ओनरशिप क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। माना जाएगा कि हम लोगों ने क्या किया है, गुड्स को अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट किया है। ठीक है। दिस इज सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 सबसेक्शन 2 मैंने ऑलरेडी उस दिन समझाया था दूसरे वाले वीडियो में, वो वीडियो अपलोडेड भी है, उसी में जाके एक बार देख लेना। ठीक है। ये सेक्शन नंबर 23 है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 24 पे। हाँ, सेक्शन नंबर 24 क्या बात करता है, गुड गुड सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस। सेक्शन नंबर 24 किसके बारे में बात करता है, सेल और रिटर्न बेसिस के बारे में बात करता है। सर अगर हम लोग गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस में सेल करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा। सेल और रिटर्न बेसिस का मतलब क्या है ना, मेरे को ये लैपटॉप बेचना था, अगेन रिया को बेचना था, तो रिया ने मेरे को बोला कि सर मैं ना ऐसे तो आपके ऊपर भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि हाँ मैं आपसे आपके ऊपर इतना भरोसा नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैं इस लैपटॉप को 8-10 दिन यूज़ करूँगी, पहले चला के देखूंगी, पहले मैं खुद से खराब करूंगी इस लैपटॉप को, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि भैया इसका इसका इसको मैं खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी। ठीक है। मैंने उसको बोला कि भाई मेरा लैपटॉप है, मेरे को बेचना है। तो उसने कहा कि हाँ मैं लेने वाली तो हूँ लैपटॉप, लेकिन मैं 10 दिन उसको यूज़ करूंगी, पहले खराब करूंगी, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि भैया इसको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है। अगेन समझो, मेरे को गुड्स सेल करना था, मेरे को लैपटॉप बेचना था। मैंने इसको बोला कि भाई मेरा लैपटॉप अगर तेरे को खरीदना है तो तू खरीद सकती है। तो इसने कहा कि मैं पहले लैपटॉप को यूज़ करूँगी, फिर देखूँगी, उसके बाद मैं अपना एक्सेप्टेंस दूँगी। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं गुड्स और सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अब ऐसे सिचुएशन पे ओनरशिप ट्रांसफर कब होगा, तो लॉ क्या कहता है, व्हेन ही सिग्निफाइज द अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। जब रिया एक्सेप्टेंस दे देगी कि सर हाँ मेरे को लैपटॉप चाहिए, मेरे को लैपटॉप बहुत अच्छा लगा, तो उस दिन क्या हो जाएगा, उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। कितना इजी है ना, व्हेन इट सिग्निफाइज द अप्रूवल और एक्सेप्टेंस। फर्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं पहले। बायर डज समथिंग टू द गुड्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, दैट इज प्लेज और सेल्स द गुड्स। रिया क्या करती है ना, इस गुड्स को जो लैपटॉप है मैंने उसको दिया था कुछ दिन चेक करने के लिए, है ना। उसने अभी एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, ना तो रिजेक्शन किया है, ना तो एक्सेप्टेंस दिया, ना तो रिजेक्शन किया है। उसने क्या किया ना, उस लैपटॉप को सिया को भेज दिया, सिया को सेल कर दिया। जैसे ही वो सिया को सेल कर देगी, माना जाएगा कि रिया ने उस गुड्स को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। माना जाएगा कि रिया ने उस गुड्स को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अब एक्सेप्ट क्या है का मतलब क्या है, उसके पास क्या हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा।
मतलब कंफ्यूजन में अगर आ जाएंगे ना, तो जिस दिन वो गुड्स को सेल करेगी, रिया सिया को जिस दिन गुड्स सेल करेगी, उस दिन रिया के पास क्या चला जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। या तो सेल कर दिया, या तो उसने प्लेज कर दिया, या तो उसने सेल कर दिया, या तो उसने प्लेज कर दिया। जिस दिन वो सेल करेगी या फिर प्लेज कर देगी, उस दिन माना जाएगा कि गुड्स का ओनरशिप क्या हो चुका है, रिया के पास ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2, बायर डज नॉट सिग्निफाइज हिज अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू दिस सेलर। बायर ने ना तो हाँ बोला है, ना तो ना बोला है, हाँ भी नहीं बोला है और ना भी नहीं बोला है, बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग द नोटिस ऑफ रिजेक्शन। लेकिन गुड्स को क्या करके रखा हुआ है, रिटेन करके रखा हुआ है, और रिजेक्शन का कोई नोटिस भी नहीं दिया है। देन ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, अगर टाइम फिक्स किया गया था, तो जैसे ही वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा ना, टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल, मैंने 5 दिन के लिए 5 दिन दिया था, गुड्स चेक करने के लिए कितना दिन दिया था, 5 दिन दिया था। ठीक है, अब 5 दिन तक रिया उसका एक्सेप्टेंस भी नहीं देती है और रिजेक्शन भी नहीं देती है। ना तो उसने रिजेक्शन का नोटिस दिया, ना तो उसने कुछ एक्सेप्टेंस दिया 5 दिन तक। पर वो 5 दिन तक गुड्स को अपने पास रिटर्न करके रखती है। देन लॉ क्या कहता है ना, जैसे ही 5 दिन एक्सपायर हो जाएगा, इफ ए टाइम हैज बीन फिक्स ऑन एक्सपायरी ऑफ सच टाइम, जैसे ही 5 दिन खत्म हो जाएगा, है ना, 5 दिन जैसे ही खत्म हो जाएगा, 5 दिन खत्म होने के बाद जो छठावा दिन आएगा, 6th डे जो आएगा, 6th डे पे उसका उसके पास क्या हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, सुनो इसी वाला एग्जाम, पॉइंट नंबर 2 को, मैंने बायर को गुड्स दिया था चेक करने के लिए, और इस बार मैंने कोई टाइम फिक्स नहीं किया था। मैंने बोला था बायर तुम गुड्स ले जाओ, चेक करो और मेरे को बताओ। कोई टाइम फिक्स नहीं किया था। बायर ने ना तो हाँ बोला है, ना तो ना बोला है, पर गुड्स को रिटर्न करके रखा हुआ है ना। अब टाइम फिक्स नहीं है ना, तो लॉ कहता है ना, एक रीजनेबल टाइम एक्सपायर होने के बाद, एक रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। सर ये रीजनेबल टाइम क्या है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। एक व्यक्ति लैपटॉप चेक करने के लिए, यानी कि लैपटॉप को चेक करने के लिए कितने दिन दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उससे ज़्यादा तो नहीं देगा ना। तो दिस इज एन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। रीजनेबल टाइम से क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन अगर बनेगा तो फिक्स टाइम से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी बनने का चांस ज़्यादा है। ठीक है ना, रीजनेबल टाइम याद रखना है ना, याद रखने के लिए रखना है। यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि क्वेश्चन आएगा, अगर आ गया तो भाई लिख के आना है। ठीक है ना, तो दो चीज हम लोगों ने पढ़ा, अगर टाइम फिक्स किया है तो टाइम जो फिक्स किया गया है उसका टाइम फिक्स जो किया है उसका एक्सपायरी होने के बाद, टाइम जो फिक्स किया था उसका जैसे टाइम एक्सपायर हो जाएगा, टाइम एक्सपायर हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, सामने वाले व्यक्ति के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। अगर टाइम फिक्स नहीं किया है तो क्या होगा सर, रीजनेबल टाइम खत्म हो जाने के बाद, रीजनेबल टाइम जैसे एक्सपायर हो जाएगा, रीजनेबल टाइम खत्म हो जाने के बाद सामने वाले व्यक्ति के पास क्या चला जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 24, ये सेक्शन नंबर 23, 18 भी डन है, 23 हो गया है, 24 हो गया है, 22 यहाँ पे नहीं है क्या सर, 25 को हाँ है, 25 भी। 23 हो गया था हम लोग का, 25 पे आते हैं। सर 25 किसके बारे में बात करता है, 25 बात करता है राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या है ना, राइट ऑफ डिस्पोजल का सिंपल मतलब ये समझो कि व्हाट इज राइट ऑफ डिस्पोजल, एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि राइट ऑफ डिस्पोजल मतलब क्या है। आज बायर में हूँ और सेलर कोई, ओ सॉरी सेलर कोई है, सेलर में हूँ, बायर कोई व्यक्ति है जो कहाँ पे बैठा हुआ है, आसाम में बैठा हुआ है। हाँ हाँ, आसाम में बैठा हुआ है कोई बायर है, मैं यहाँ का सेलर हूँ। मैंने ना यहाँ से गुड्स भेजा है, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है ना, हाँ। मैंने यहाँ से गुड्स भेजा है, किसके थ्रू भेजा है, कैरियज के थ्रू भेजा है। कैरियज मतलब पता है ना, गाड़ी के थ्रू भेजा है, ट्रक के थ्रू भेजा है। और मैंने जो गाड़ी वाला है, जो ड्राइवर है, उसको मैंने बोल दिया कि भाई जब तू आसाम पहुंचेगा तो भाई गुड्स को डिलीवर मत कर देना। डायरेक्ट जाके ऐसा नहीं करना कि भाई गुड्स को तूने डिलीवर कर दिया बायर को, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले तू वहाँ पे जाएगा, पहले मेरे को फ़ोन करेगा।
अगर मैंने यहाँ से अप्रूवल दिया तब तू क्या करेगा, बायर को गुड्स डिलीवर करेगा। दिस इज नथिंग बट इन रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। डिस्पोजल करने का राइट अभी भी किसके पास रिजर्व है, सेलर के पास रिजर्व है। भले ही सेलर के पास गुड्स का पोजीशन नहीं है, लेकिन उसने एक राइट को रिजर्व करके रखा हुआ है। कौन सा राइट को, डिस्पोज करने का राइट को रिजर्व करके रखा हुआ है। दिस इज नॉन एज रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है। अब अब कब मानेंगे कि हमने, कब मानेंगे कि जो सेलर है उसने राइट ऑफ डिस्पोजल एक्सरसाइज किया है, कब मानेंगे कि हम ये जो क्या है, सेलर है, इसने राइट ऑफ डिस्पोजल एक्सरसाइज किया है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, इफ द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरियज, है ना, एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट। हमने क्या किया ना, हमने रेलवे के थ्रू गुड्स भेजा है। अभी के लिए एग्जांपल में ले लो कि रेलवे के थ्रू गुड्स भेजा है। जब मैं रेलवे के थ्रू गुड्स भेजता हूँ ना, तो मेरे को एक रिसिप्ट जनरेट होता है। कौन सा रिसिप्ट, रेलवे रिसिप्ट। ठीक है। मैंने उस रेलवे रिसिप्ट में ना ऑर्डर दे दिया है, उस रेलवे रिसिप्ट में ऑर्डर दे दिया, उस रेलवे रिसिप्ट में मैंने ये ऑर्डर दिया है कि भैया गुड्स की डिलीवरी तभी होगी जब सेलर यहाँ से ऑर्डर देगा, है ना। देखो, एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग या फिर रेलवे रिसिप्ट द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सेलर और हिज एजेंट। मैंने बिल ऑफ इस रेलवे रिसिप्ट पे इसमें ऑर्डर दे दिया कि गुड्स की डिलीवरी तभी होगी जब यहाँ से सेलर या फिर सेलर का एजेंट क्या करेगा, ऑर्डर देगा, है ना। देन द सेलर, देन माना जाएगा, अगर सेलर ने इस तरीके का ऑर्डर रेलवे रिसिप्ट में लिखा हुआ है, देन माना जाएगा द सेलर विल बी डीम्ड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। देन माना जाएगा कि सेलर कौन सा राइट एक्सरसाइज कर रहा है, राइट ऑफ डिस्पोजल एक्सरसाइज कर रहा है। देन द सेलर विल बी डीम्ड टू हैव रिजर्व टू द राइट ऑफ डिस्पोजल। If the goods are shipped or delivered to a railway administration for carriage, and by the bill of lading or railway receipt, the goods are delivered to the order of the seller or agent, then the seller will be deemed to have reserved the right of disposal. The seller will be deemed to have reserved the right of disposal. This is section number 25 का पॉइंट नंबर 1। सेक्शन नंबर 25 का पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, गुड्स अगर नहीं, सेक्शन नंबर 25 का पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि अगर आप रेलवे रिसिप्ट के थ्रू गुड्स भेजते हो या फिर रेलवे के थ्रू गुड्स भेजते हो या फिर शिप के थ्रू गुड्स भेजते हो, और जो बिल ऑफ लेडिंग और रेलवे रिसिप्ट जो जनरेट होता है, उस रिसिप्ट में आप ऑर्डर देते हो कि भैया गुड्स का जो गुड्स की जो डिलीवरी होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ होगी तो होगी किसके किसके कहने पे होगी, सेलर के कहने पे होगी। आप इस तरीके का ऑर्डर लिख देते हो यहाँ पे, देन माना जाएगा कि सेलर ने क्या एक्सरसाइज किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल एक्सरसाइज किया है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। वेयर द सेलर ड्रॉस ए बिल ऑन द बायर फॉर द प्राइस and send him the bill of exchange together with the bill of lading or the railway receipt to secure acceptance or payment. The buyer must return the bill of lading if he does not accept or pay the bill, and if he wrongfully returns the bill of lading or the railway receipt, the property in the good does not passes to him. पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या है ना, पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, बिल ऑफ लेडिंग और साथ में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बायर को दे दिया। ठीक है, गुड्स भी डिलीवर हुआ है, लेकिन साथ में मैंने क्या किया है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेडिंग और बिल ऑफ लेडिंग के साथ में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या किया है, डिलीवर किया है। ठीक है ना। अब इट विल बी डीम्ड डेट मैंने कौन सा राइट एक्सरसाइज किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल एक्सरसाइज किया है। माना जाएगा कि मैंने कौन सा राइट एक्सरसाइज किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल एक्सरसाइज किया है। क्यों, जब तक बायर गुड्स को बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, जब तक बायर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, गुड्स की डिलीवरी नहीं दे पाएगा। ये बोल दिया है। ठीक है ना। क्यों सर ऐसा क्यों? अरे अगर बायर ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया है, इसका मतलब यही है ना कि वो पेमेंट करना नहीं चाहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर वो पेमेंट करना चाहता, अगर उसका इंटेंशन पेमेंट करना होता, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर देता। क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी क्या? आंसर इज नहीं।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज में उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, वो पेमेंट नहीं करना चाहता है। जब वो पेमेंट नहीं करना चाहता है, उसका इंटेंशन ये पेमेंट करना ही नहीं है, तो हम उसको गुड्स क्यों डिलीवर करेंगे भाई? ठीक है ना? तो अगर बायर सेलर बायर को बिल ऑफ लेडिंग के साथ अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज भेज देता है ना, देन इट विल बी डीम्ड दैट सेलर कौन सा राइट एक्सरसाइज कर रहा है, राइट ऑफ डिस्पोजल एक्सरसाइज कर रहा है। अब कहानी जो मॉड्यूल में दिया है, अब जो कहानी मॉड्यूल में दिया है, मॉड्यूल कह रहा है बायर ने बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्या होगा, बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट किया, बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, अब क्या होगा? तो लॉ कहता है ना, अगर तुम बिल्स ऑफ बायर अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ बायर टू रिटर्न दिस बिल ऑफ लेडिंग टू दी सेलर। ये लॉ ने कहा है। लॉ कहता है कि भैया अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो बिल ऑफ लेडिंग को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो बिल ऑफ लेडिंग को आपको वापस कर देना है। ठीक है सर, इस व्यक्ति ने क्या किया ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, बिल ऑफ लेडिंग को अपने पास रॉन्गफुली रखा, रॉन्गफुली अपने पास रिटर्न करके रखा। इसका मतलब क्या सर, इसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो गया क्या? तो लॉ कहता नहीं, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। अगर वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है और सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग को एक्सेप्ट करके अपने पास रिटर्न करके रखता है, ऐसे सिचुएशन में उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि सेलर ने क्या एक्सरसाइज किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल एक्सरसाइज किया है। सेलर ने क्या एक्सरसाइज किया है, राइट ऑफ डिस्पोजल एक्सरसाइज किया है। जब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना बायर, उससे पहले उसके पास क्या ट्रांसफर नहीं होगा, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। भले ही बिल ऑफ लेडिंग उसके पास आया होगा बायर के पास, जब तक वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, उसके पास क्या नहीं होगा, गुड्स की डिलीवरी नहीं होगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके गुड्स की क्या होगी, उसको डिलीवरी होगी। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 2। उसके बाद सेक्शन नंबर 26 पे आते हैं। सेक्शन नंबर 26 इसके बारे में बात करता है, भैया रिस्क किसके साथ पास होता है, रिस्क किसके साथ ट्रांसफर होता है, ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होता है ना? Risk follows ownership. Ordinary risk passed to the buyer only when the property is transferred to the buyer. However, parties may by agreement decide that risk could be passed after or before the property has been passed. जनरल रूल क्या है, लॉ क्या कहता है? लॉ का कहना ये है कि भैया ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा। लॉ का कहना ये है कि भाई सॉरी सॉरी, यहाँ सेक्शन नंबर 26 का कहना ये है कि भैया रिस्क कब ट्रांसफर होगा, जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा, रिस्क ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन इस रूल को एग्रीमेंट करके हम बदल सकते हैं। लाइक पार्टीज ने आपस में डिसाइड किया कि भले ही ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, पर रिस्क जो है ना वो ट्रांसफर हो गया है। ऐसा अगर पार्टीज आपस में डिसाइड करते हैं ना, देन ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है, भले ही ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, पर फिर भी रिस्क क्या हो सकता है, आप सामने वाले व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो सकता है। नहीं समझ में आया सर। ठीक है, सेलर और बायर, ठीक है ना? उसी वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते, रिया को मैंने लैपटॉप बेचना चाह रहा था, तो जनरल रूल क्या है भैया, ओनरशिप अगर ट्रांसफर नहीं हुआ है रिया के पास, तो रिया के पास रिस्क भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। लेकिन हम लोगों ने एक एग्रीमेंट किया और बोला कि देखो अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना? भले ही ओनरशिप अभी तुम्हारे पास ट्रांसफर नहीं हुआ है, पर रिस्क तुम्हारा होगा। अगर हम लोग इस तरीके से एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं, एग्रीमेंट करके अगर हम इस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, ऑनरशिप भले ही ट्रांसफर ना हुआ हो रिया को, रिस्क किसका हो जाएगा, रिया का ही हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर पार्टीज ने बाय एग्रीमेंट डिसाइडेड रिस्क विल बी पास आफ्टर और बिफोर द प्रॉपर्टी हैज बीन पास्ड। पार्टीज क्या कर सकते हैं, आपस में डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये था एक पॉइंट। उसके बाद दूसरा क्या था, प्रोविजन। इफ द डेट सेक्शन नंबर 37 जाते हैं, सेक्शन नंबर 44 किसके बारे में बात करता है, सेलर गुड्स की डिलीवरी देना चाहता है। व्हेन द सेलर इज रेडी एंड विलिंग टू डिलीवर द गुड्स एंड रिक्वेस्ट द बायर टू टेक द डिलीवरी, सेलर बोलता है बायर को भाई गुड्स की डिलीवरी ले जाओ, लेकिन बायर क्या करता है, डिलीवरी लेके नहीं जाता है। एंड द बायर डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर रिक्वेस्ट टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स की डिलीवरी वो लेके नहीं जाता है। Buyer is liable to seller all the reasonable charges for care and custody of goods, और उसके बाद लॉस ऑकर्ड टू सेलर ड्यू टू सच नेग्लिजेंस। देन ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है ना, बायर इज लाइबल टू, बायर क्या रहेगा, सेलर के ऊपर लाइबल रहेगा। किसके लिए, अरे सेलर बोल रहा है बायर को भाई कुछ ले जाओ, डिलीवरी ले जाओ, कुछ डिलीवरी ले जाओ, बायर लेके नहीं जा रहा है ना? अब सेलर उस गुड्स को भाई सेल्फ कस्टडी में रखेगा, और सेल्फ कस्टडी में अगर उसको रखना पड़ा तो कुछ चार्ज बेयर करना पड़ेगा सेलर को, है ना? तो ऐसे में लॉ कहता है कि भाई जो चार्ज सेलर ने बेयर किया है, दिस हैज टू बी पेड बाय दी बायर। बायर को क्या करना पड़ेगा, सेलर को रीजनेबल चार्ज पे करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा बोला है अगर कुछ लॉस हो जाता है, बायर को बोल रहा है कि उसकी डिलीवरी ले जाओ, और बायर लेके नहीं जा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो गया ना, सेलर को कुछ लॉस हो गया। तो ऐसे में लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि जो लॉस सेलर को है ना, दिस हैज टू बी पेड बाय दी बायर टू दी सेलर। ये सेक्शन नंबर 44 था। सेक्शन नंबर 44 था। अब तुरंत से मैं सेक्शन नंबर 26 पे भी आता हूँ, बस 2 मिनट दे दो, 1 मिनट बस। तुम पास हो, इतना भरोसा है कि भाई तुम पास हो, अब नहीं फेलोगे, समझ गया? जो टॉपिक तुम्हें दिया गया है,
ये टॉपिक तुम्हें दिया गया है, इतने 70 के आसपास टॉपिक था, 70 के आसपास टॉपिक मेरे हिसाब से होगा, 77 जो रिवीजन जो क्वेश्चन करवाया है उसको मिला के 70-80 तो होंगे ना। इतने क्वेश्चन अगर तुम लोगों ने प्रिपेयर किया है मतलब तुम लोग फेल नहीं होगे, ये मैं गारंटी है, दिस इज एन गारंटी, ये बोलते हैं ना एक तो गारंटी फिक्स है ये कि भाई वो बंदा फेल नहीं होगा, अगर उसने 80 के 80 टॉपिक अगर कवर अप कर लिया है तो वो फेल तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि 100 में से हर अटेम्प्ट में 55 और 60 नंबर का तो मेरा डायरेक्ट वो हो रहा है और वो होगा 55 और 60 डायरेक्ट होगा। लेकिन बात यही है कि अगर 55 से तुम नंबर इंक्रीज कर सकते हो 60 से 65 तक 67 तक 67 तक तो क्या दिक्कत है। ठीक है, जो टॉपिक दिया गया है उस पर वही पढ़ के जाओगे, अगर तुमको सिर्फ वही पढ़ के जाना है तो तुम्हारी मर्जी है, तुमको उस टॉपिक के साथ बाकी कवर अप करना है तो बाकी भी तो कवर अप तो करना ही पड़ेगा ना। अब कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको सारा टॉपिक कवर अप करना है, वो टॉपिक के साथ साथ बाकी टॉपिक भी कवर अप करना है, तो वो उसके लिए वाला क्लास हेल्प हो जाएगा। जिसको उसी वाला टॉपिक पढ़ना है, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ना है, तो भाई उसको वही टॉपिक पढ़ के जाए, समझ गए। ठीक है, चलो चलो, if delivery has been delayed by the fault of the seller or the buyer, the goods shall bear the risk of the party in default as regard loss which might not have arisen but for the default। मतलब क्या बोल रहा है, जनरल रूल क्या है, ओनरशिप किसके साथ और रिस्क किसके साथ ट्रांसफर होता है, ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होता है। रिस्क जो है वो किसके साथ ट्रांसफर होता है बेटा जी, ओनरशिप के साथ ट्रांसफर होता है। रिस्क जहां पे ओनरशिप, ओनरशिप जहां पे रिस्क वहीं पे, ये रूल है। लेकिन अगर सुनो, दो सिचुएशन समझना है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ बायर को कि भाई तो गुड्स की डिलीवरी ले जा, बायर को बोलता हूँ कि गुड्स की डिलीवरी ले जा, बायर को बोलता हूँ कि गुड्स की डिलीवरी ले जा, बायर जानबूझ के क्या नहीं कर रहा है, गुड्स की डिलीवरी लेके नहीं जा रहा है। सुनो सिचुएशन, अभी भी ओनरशिप मेरे पास ही है, ओनरशिप मेरे पास है, मैं बायर को बोल रहा हूँ गुड्स की डिलीवरी ले जा, गुड्स की डिलीवरी ले जा, ले जा ले जा ले जा, बायर लेके नहीं जा रहा है। तो लॉ क्या कहता है ना, डिफॉल्ट कौन कर रहा है, बायर कर रहा है, डिलीवरी ले जाने के लिए डिफॉल्ट कौन कर रहा है, बायर कर रहा है। देन लॉ कहता है ना, भले ही ओनरशिप सेलर के पास हो, रिस्क किसका हो जाएगा, बायर का हो जाएगा, क्योंकि बायर क्या कर रहा है, डिलीवरी लेने के लिए डिफॉल्ट कर रहा है। दिस इज फर्स्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट क्या है ना, बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, बायर को क्या हो गया, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। बायर सेलर के पास आया, बोलता है भाई गुड्स की डिलीवरी दे दो, बायर आके बोलता है सेलर को गुड्स की डिलीवरी दे दो, बायर आके सेलर को बोला गुड्स की डिलीवरी दे दो, दे दो दे दो, सेलर डिलीवरी नहीं कर रहा है, सेलर गुड्स की डिलीवरी नहीं कर रहा है। मुझे बताओ ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो चुका है, बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, बायर के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, बायर सेलर के पास आके बोलता है गुड्स की डिलीवरी दो ना, गुड्स की डिलीवरी दो ना, सेलर क्या नहीं कर रहा है, गुड्स की डिलीवरी नहीं दे रहा है। तो लॉ क्या कहता है, भले ही ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो गया होगा, भले ही ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो गया है, बायर के पास ट्रांसफर हो गया है, भले ही ओनरशिप बायर के पास ट्रांसफर हो गया है, डिलीवरी के लिए डिले कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है, डिफॉल्ट यानी कि गलती किसकी है, सेलर की है। तो लॉस यहाँ इसका जो रिस्क रिस्क होगा वो किसका हो जाएगा, सेलर का हो जाएगा। भले ही ओनरशिप बायर के पास गया होगा, लेकिन डिलीवरी के लिए डिले कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। तो 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 रिस्क किसका हो जाएगा भाई, सेलर का हो जाएगा, क्योंकि सेलर क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है डिलीवरी करने के लिए, तो रिस्क भी क्या हो जाएगा, सेलर का हो जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट पहले ही बताया था। दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा बेलमेंट पढ़ने के बाद, हम लोगों ने कुछ राइट्स पढ़ा था, बेली का राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ द सेलर और द बायर इज बेली ऑफ गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन अनअफेक्टेड even when the risk has passed generally. The duty and liability of the seller or the buyer and value of goods for the other party remains unaffected even when the risk has passed generally. क्या बोलता है ना, सुनो, मैं अनपेड सेलर हूँ, मैं क्या हूँ, अनपेड सेलर हूँ, मैं अनपेड सेलर हूँ। ठीक है, अनपेड सेलर हूँ, अभी ओनरशिप क्या हो चुका है, बायर के पास ट्रांसफर हो चुका है, ओनरशिप किसके पास ट्रांसफर हो चुका है, बायर के पास ट्रांसफर हो चुका है, बट गुड्स मेरे पास ही है, बट गुड्स जो है ना वो मेरे पास ही है। तो मैं क्या माना जाऊंगा ना, मैं माना जाऊंगा बेली, मैं क्या माना जाऊंगा, मैं माना जाऊंगा बेली। फिर क्यों बेली, क्योंकि गुड्स का ओनरशिप किसका है, गुड्स के ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास है, और उसका पोजीशन किसके पास है, सेलर के पास है ना। तो आई विल बी डीम्ड एज एन बेली, आई विल बी डीम्ड एज एन बेली, मैं क्या माना जाऊंगा, बेली माना जाऊंगा। ठीक है ना, और बायर क्या माना जाएगा, बेलर माना जाएगा, है ना। तो लॉ कहता है ऐसे में जो ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज बेली का होगा ना, वही ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी किसका भी रहने वाला है, सेलर का भी रहने वाला है। दैट्स इट, वही पॉइंट बताया है, बाकी कुछ नहीं बताया है। ठीक है, यहाँ पे थे हम लोग। अब आते हैं हम लोग आखिरी सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन नंबर 37। सेक्शन नंबर 37 किसके बारे में बात करता है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। सेक्शन नंबर 37 किसके बारे में बात करता है, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, है ना। अब इसमें हम लोगों ने तीन सबसेक्शन पढ़ा था, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3। पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, when the seller delivers to the buyer a quantity of goods less than he contracted to sell, the buyer must reject them or the buyer may accept them। 100 goods, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देखो, इफ द बायर इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 100 पेंस, तो यह कॉन्ट्रैक्ट कितने कितने के लिए हुआ था, 100 पेंस के लिए हुआ था, बट
बट डिलीवर कितना पेन करता है, सेलर बायर को कितना गुड्स डिलीवर कर देता है, 90 पेन डिलीवर कर देता है ना। देन द बायर क्या कर सकता है, उस 90 गुड्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है, क्योंकि भाई कम डिलीवरी हुई है ना, तो हो सकता है बायर उस 90 के 90 गुड्स को एक्सेप्ट कर ले, या फिर सारे के सारे 90 गुड्स को क्या करते, रिजेक्ट करते। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट किया देन ही सेल पे फॉर देम एट दी कॉन्ट्रैक्टेड रेट। अगर वो उस गुड्स को एक्सेप्ट करता है देन उसको किस रेट में पे करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रेट में पे करना पड़ेगा। मतलब सर, जब जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो 100 पेन्स का प्राइस इन्होंने 5 रुपीज डिसाइड किया था। एक पेन का प्राइस इन्होंने कितना डिसाइड किया था, 5 रुपीज डिसाइड किया था। तो लॉ ऐसा कहता है, अगर बायर 90 गुड्स एक्सेप्ट कर लेता है ना, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है ना, देन ही हैव टू पे द कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस 90 इंटू 5, दैट इज 450 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस ही उसको पे करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रेट ही उसको पे करना पड़ेगा एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट, है ना। वो ऐसा नहीं बोल सकता है, ऐसा नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं 90 गुड्स मैंने एक्सेप्ट किया है, मैंने कम गुड्स एक्सेप्ट किया है, तो मैं अब जो रेट है ना वो 4 रुपये से लगाऊंगा। ऐसा वो नहीं बोल सकता, उसको कॉन्ट्रैक्टेड रेट में ही क्या करना है, गुड्स को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन टू क्या कहता है, where the seller delivers the where the seller where the seller delivers to the buyer where the seller delivers to the buyer a quantity of goods larger than he contracted to sell, larger than contracted to sell. The buyer may accept the goods included in the contract and reject the rest, or he may reject the whole. If he accept the goods delivered, he shall pay for them at the contracted rate. एक चीज तो कॉमन है, वह पेमेंट किस में करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे ही पेमेंट करना पड़ेगा। एक चीज कॉमन यहाँ पे ये है ना कि पेमेंट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे ही होगा। सर 100 गुड्स की डिलीवरी होने वाली थी, 120 गुड्स डिलीवर हो गया है। 100 गुड्स की डिलीवर होने वाली थी, 120 गुड्स डिलीवर हो गया है। अब ऐसे में बायर क्या कर सकता है, या तो पूरा का पूरा 120 गुड्स को एक्सेप्ट करेगा, या तो पूरा का पूरा 120 गुड्स को रिजेक्ट कर देगा, या फिर 100 गुड्स को एक्सेप्ट करेगा और 20 गुड्स को रिजेक्ट कर देगा। या तो पूरा का पूरा 120 गुड्स को एक्सेप्ट करेगा, या तो 120 गुड्स को रिजेक्ट करेगा, या तो फिर 100 गुड्स को एक्सेप्ट करेगा और 120 गुड्स को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन अगर उसने एक्सेप्ट किया, अगर उसने गुड्स को एक्सेप्ट किया, देन ही हैव टू पे एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट। ठीक है, दिस इज सबसेक्शन 2। फिर आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है, व्हेन द सेलर डिलीवर्स टू द बायर द मिक्स्ड गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन नॉट इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर क्या करता है, मिक्स गुड भेज देता है, मिक्स गुड्स भेज देता है, किसको, बायर को, है ना। अब सर मिक्स करके भेज दिया गुड्स, तो लॉ क्या कहता है, द बायर में एक्सेप्ट द गुड्स व्हिच आर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजेक्ट द रेस्ट। मतलब क्या है ना, अगर उस मिक्स गुड्स को अगर हम अलग कर सकते हैं, अगर हम उस मिक्स गुड्स को ना अगर अलग कर सकते हैं ना, हम क्या करेंगे, जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था उस गुड्स को एक्सेप्ट करेंगे, जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था उस गुड्स को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो किया था ना, मैंने ऑर्डर किया था चावल, अब चावल के साथ सेलर ने दाल मिक्स करके भेज दिया, चावल के साथ दाल क्या कर दिया, मिक्स करके भेज दिया सेलर ने। अब मुझे बताओ, अगर मैं उसको अलग कर पाऊँ, अगर मैं उसको अलग कर पाया, अगर मैं उसको अलग कर पाया, चावल को अलग कर पाया और दाल को अलग कर पाया, तो मैं क्या करूँगा, चावल को अलग अलग करूँगा, दाल को अलग करूँगा, फिर चावल को एक्सेप्ट करूँगा और दाल को रिजेक्ट कर दूँगा। ये मेरे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि भैया अगर मैं उसको अलग नहीं कर पा रहा हूँ, अरे चावल दाल चने एक ही साथ मिक्स कर दिया, अब मैं उसको कैसे करूँगा भाई, मैंने ऑर्डर किया था राइस, उसने राइस के साथ दाल, दाल के साथ चने चने मिक्स कर दिया सब गुड्स को। अब मुझे बताओ ना, अब मैं उसको अलग कर पाऊंगा क्या, अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में क्या करूंगा, मैं सारा का सारा गुड्स क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, और मैं रिजेक्ट दी हो, या तो पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, जो मेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करूंगा और बाकी को रिजेक्ट कर दूंगा। अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे भी मुझे प्राइस, कौन सा प्राइस पे करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टेड रेट पे करना पड़ेगा। दिस इज सेक्शन नंबर 37। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 37, सेक्शन नंबर 44, 37, सेक्शन नंबर 44, है ना, और सेक्शन नंबर 26, 25। हाँ, यहाँ पे हम लोग किस पे थे, सेक्शन नंबर 29, 27, 28 और 29 पे थे, है ना। अच्छा, ना नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल रूल क्या है, 27, 28, 29 और 30, ये 4 सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, 27, 28, 29 और 30। नॉर्मल रूल क्या है, पहले समझते हैं, इन 4 सेक्शन को पढ़ने से पहले पहले समझते हैं लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है ना, जो व्यक्ति गुड्स का एक्चुअल ओनर होगा वही गुड्स को क्या कर सकता है, सेल कर सकता है। यानी कि भैया गुड्स को सेल करने से पहले सेलर के पास क्या होना जरूरी है, उस गुड्स का ओनरशिप होना जरूरी है। मतलब एक गुड्स को ओनर ही सेल कर सकता है, जिस व्यक्ति के पास ओनरशिप नहीं है वो बायर को गुड्स सेल नहीं कर सकता है, और बायर के पास, बायर को क्या नहीं दे सकता है, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है। मतलब आज से फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप अगर मेरा चोरी का लैपटॉप था, तो मैं रिया को क्या नहीं कर सकता हूँ, उस लैपटॉप का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ। लॉ कहता है अगर विक्रम शर्मा चोर है तो रिया को भी हम चोरी मानेंगे। क्यों, क्योंकि भैया जो विक्रम शर्मा का टाइटल है वो डिफेक्टिव है, और अगर वो बायर को डिफेक्टिव टाइटल वाला गुड्स बेच देता है तो बायर के पास भी इफेक्टिव टाइटल नहीं आएगा। ये जनरल रूल ऑफ लॉ कहता है, ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है,
कभी कभी क्या होता है ना, अगर हमने इस रूल को स्ट्रिक्टली इम्पोज कर दिया, अगर हमने इस रूल को स्ट्रिक्टली लागू कर दिया ना, तो कभी कभी बेचारा बायर जो बिल्कुल शरीफ था, वो क्या हो सकता है, कभी कभी नुकसान में पड़ सकता है। इसलिए हम लोगों ने क्या लाए, इसलिए हम लोग क्या लेके आए, कुछ एक्सेप्शन लेके आए। एक्सेप्शन क्या है सुनो, सबसे पहला एक्सेप्शन सुनो, सेक्शन नंबर 29 समझो। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने मैंने क्रिस का लैपटॉप, क्रिस के पास जो लैपटॉप था, उसका लैपटॉप मैंने उसको डराया धमकाया, डरा के धमका के, है ना, डरा के धमका के उससे मैं लैपटॉप अपने पास लेके आया। मेरे पास ये जो लैपटॉप आया है कैसे आया है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, अगर आप किसी व्यक्ति को कोर्सन करते हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हो, है ना, तो माना जाएगा कि आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल किया है, इसको हम क्या मानते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। अब मैंने क्रिस से क्या किया, क्रिस का लैपटॉप उसको डरा धमका के मैं अपने पास लेके आया। मतलब ये जो लैपटॉप मेरे पास आया है, कौन से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। अच्छा, ये जो लैपटॉप मेरे पास आया है, इसमें मेरे पास वैलिड टाइटल है क्या? आंसर इज नो। आंसर इज नो, वैलिड टाइटल तो नहीं है। जो प्रॉपर्टी मेरे पास आया है वो कैसे आया है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को रिया को सेल कर देता हूँ। अब मैं इस प्रॉपर्टी जो लैपटॉप मेरे पास आया है, इसको मैं रिया को सेल कर देता हूँ। तो सर क्वेश्चन ये है, क्या रिया के पास वैलिड टाइटल जाएगा या नहीं जाएगा? तो लॉ क्या कहता है, अगर बायर गुड फेथ में काम कर रहा है, बायर को इस जो ये मैंने ये काम किया वॉइडेबल, जो मैंने उसको डरा धमका के जो मैं लैपटॉप लेके आया क्रिस से, अगर उसके बारे में अगर रिया को पता नहीं था, रिया अगर गुड फेथ में काम कर रही है ना, और रिया ने कॉन्ट्रैक्ट में सब सब कुछ अच्छे से किया, पेमेंट वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ अगर अच्छे से किया है, तो ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, अगर बायर गुड फेथ में काम कर रहा है ना, देन बायर के पास क्या चला जाएगा, इफेक्टिव टाइटल चला जाएगा। तो बायर विल एक्वायर ए गुड टाइटल टू द गुड्स सोल्ड टू हिम बाय ए सेलर who had obtained the possession of goods under a voidable contract, provided that the buyer should act in a good faith. Provided the buyer should act in a good faith. ना, provided buyer should act in a good faith. बायर को क्या करना चाहिए, गुड फेथ में काम करना चाहिए। दिस इज सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28, sale by one of the joint owner. If any one of the several joint owner of the goods has the sole possession of the goods, by permission of the co-owner, the property in good is transferred to any person who buys them from such joint owner in good faith and has no notice about the authority of the sale. ठीक है, सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 क्या कहता है ना, सेक्शन नंबर 28 कहता है कि से फॉर एग्जांपल जॉइंट ओनर थे, एक प्रॉपर्टी, से फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, एक से फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम बिल्डिंग को नहीं ले सकते क्योंकि बिल्डिंग इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, से फॉर एग्जांपल कोई मूवेबल प्रॉपर्टी लेते हैं, से फॉर एग्जांपल ये इसी को लेते हैं, इसी पेड़ को लेते हैं। ये जो पेड़ है ना, ये 5 लोगों का है, मतलब इसका ओनर 5 लोग है, 5 लोग इसका ओनर है, ठीक है ना, 5 लोग इसका ओनर है, और उन 5 लोग इस गुड्स का, इस पेड़ का ओनर है, इंक्लूडिंग मी। तो मेरे को मिला के 5 लोग इस पेड़ के क्या है, ओनर है। मतलब इसमें कितने ओनर से, 5 है, मतलब सब लोगों को हम क्या बोल सकते हैं, को ओनर्स बोल सकते हैं, जॉइंट ओनर बोल सकते हैं। अब उन 4 लोगों ने ना, 4 लोगों ने आपस में डिसाइड किया और इस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है मुझे दे दिया। 4 लोगों ने आपस में डिसाइड किया, 4 लोगों के कंसेंट से, तो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो किसके पास आया है, मेरे पास आया है। मेरे पास सिर्फ गुड्स का पोजीशन आया है, पोजीशन रखने का पावर मेरे पास दिया है, गुड्स सेल करने का अथॉरिटी मुझे नहीं दिया था। ठीक है, अब सर अगर मैं भी तो को ओनर हूँ ना, अगर गुड्स सेल कर देता हूँ क्रिस को, फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स क्रिस को सेल कर दिया, सर अगर मैं इस गुड्स को क्रिस को सेल कर देता हूँ, तो सर क्या क्रिस के पास इफेक्टिव टाइटल, वैलिड टाइटल चला जाएगा क्या? तो लॉ क्या कहता है, हाँ, अगर बायर गुड फेथ में काम कर रहा है, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे तरीके से किया, पेमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से किया, और अगर बायर गुड फेथ में काम कर रहा है, बायर को पता नहीं था कि जिस व्यक्ति ने उसको गुड सेल किया उसके पास अथॉरिटी नहीं है सेल करने का, अगर बायर को इसके बारे में पता नहीं था, बायर अगर गुड फेथ में है, तो ऐसे सिचुएशन में लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि भैया इसके पास, क्रिस के पास क्या है ना, ओनरशिप का इफेक्टिव टाइटल, गुड्स का क्या है ना, इफेक्टिव टाइटल चला जाएगा। ये जो पेड मैंने इसको बेचा है, इसका इफेक्टिव टाइटल इसके पास चला जाएगा। दिस इज सेक्शन नंबर 28। फिर सेक्शन नंबर 27 जो है ना, सेक्शन नंबर 27 वही कहता है, सिर्फ ओनर सेल कर सकता है गुड्स को। इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, देन द बायर विल आल्सो नॉट बी द ओनर ऑफ गुड्स। सेक्शन नंबर 27 कहता है, द सेलर कैन सेल ओनली सच गुड्स ऑफ व्हिच इज एब्सोल्यूट ओनर। सेलर वही गुड्स बेच सकता है जिसका वो एब्सोल्यूट ओनर है ना। लेकिन अगर हम इस रूल को एनफोर्स कर देंगे, स्ट्रिक्टली अगर एनफोर्स कर देंगे, तो कभी कभी क्या हो सकता है, इनोसेंट बायर नुकसान में हो सकता है। इसीलिए सेक्शन नंबर 27 का हम लोगों ने क्या लाया है, एक्सेप्शन लाया है। सेक्शन नंबर 27 का हम लोगों ने क्या लाया है, एक्सेप्शन लाया है। ठीक है ना, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेप्शन लाया गया है, बायर को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक्सेप्शन लाया है। और एक्सेप्शन कौन सा था, सेक्शन नंबर 29 और सेक्शन नंबर 28, और अभी सेक्शन नंबर 30 पढ़ना बाकी है ही। ठीक है ना, ब्रेक लेते हैं थोड़ी देर का।